नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप सुबह से लगातार IVS24 पर 19 तारीख यानी आज की तारीख में पहले चरण के मतदान की देश भर की 102 सीटें और खासतौर पर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश यहां की कुल 7 सीटों पर प्रतिपल का सबसे तेज अपडेट देख रहे हैं। और इस वक्त आपको बता दें कि नक्सल प्रभावित इलाकों में वोटिंग का वक्त जो है खत्म हो रहा है और खत्म जिन जगहों पर हो चुका है, क्या स्थिति बन रही है, कितनी कतार अभी वहां लगी हुई है, ये सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं, हर जगह से अपडेट देने वाले हैं। शुरुआत करते हैं प्रतिशत के साथ। वोटिंग परसेंटेज दोपहर 3 बजे तक क्या रहा है, जरा इस पर एक नजर डालें। मध्य प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक 53.4% वोटिंग हुई है। बस्तर जो छत्तीसगढ़ की इकलौती सीट है, दोपहर 3 बजे तक आंकड़ा 58.14% रहा है। इसके अलावा अंडमान निकोबार में 45.48%, अरुणाचल प्रदेश में 55.05%, असम में 60%, बिहार में 3 बजे तक 39.73 मतलब तकरीबन 40%, जम्मू कश्मीर में 57%, लक्षद्वीप में 43.9 यानी 44%, महाराष्ट्र में 44%, मणिपुर में 3 बजे दोपहर तक का आंकड़ा 63% वोटिंग का है। तो हर एक प्रदेश के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। मेघालय का आंकड़ा है 61.95% और मणिपुर में 63.03%। तो देश भर में सर्वाधिक जो वोटिंग है वो पूर्वोत्तर के राज्यों में दिखाई पड़ी है। ये दोपहर 3 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक है। वहीं नागालैंड में दोपहर 3 बजे तक 52%, पुडुचेरी में 58%, राजस्थान में दोपहर 3 बजे तक 41.51%, सिक्किम में 52.72%, तमिलनाडु में 51% और त्रिपुरा में 68% वोटिंग हुई है अभी तक। देश में उत्तर प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक वोटिंग का आंकड़ा 47.44 है, जबकि पश्चिम बंगाल में 3 बजे तक का आंकड़ा 66.34% का है। तो पूरे देश में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं और वोटिंग के प्रतिशत को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखें, पहले चरण के घमासान में विभिन्न राज्यों के दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े हैं। पुडुचेरी में 58%, राजस्थान में 41.5% मतदान हुआ है, दोपहर 3 तक का यह आंकड़ा है। सिक्किम में 52.72% वोट पड़े हैं अभी तक का आंकड़ा। तमिलनाडु में 51.18% वोटिंग दोपहर 3 बजे तक। त्रिपुरा में 68.35% वोटिंग और इसके अलावा नागालैंड में 52% वोट पड़े हैं। उत्तर प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक का आंकड़ा 47.44 रहा है। पश्चिम बंगाल में 66.34% वोटिंग हुई। टीवी स्क्रीन पर आप देखें, बड़े मुकाबलों के साथ साथ आपको अपनी जिम्मेदारी को शिद्दत से निभाने वाले बड़े नागरिक भी दिख रहे हैं, जिन्होंने आज अपना वोट डाला और इसके बाद अपनी सेल्फी वोटिंग की स्याही के साथ, मतदान की स्याही के साथ हमें भेजी है और ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये जिम्मेदार नागरिक है जिन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया। अगर आप भी हमें देख सुन रहे हैं तो जाकर अपना वोट ज़रूर करें। अगर आज आपके क्षेत्र में वोटिंग है तो फ़ौरन पहुंचें और वोट अवश्य डालें। चलिए अब आपको लिए चलते सीधे जगदलपुर। हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा इस वक्त सारे अपडेट्स के साथ तैयार हैं। नरेश, विधानसभा चुनाव के बाद अब देश के चुनाव 24 के चुनाव में भी आप इस वक्त तैनात हैं। आप विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर देख रहे होंगे। बड़ा लोकसभा क्षेत्र है और साख का सवाल वाला लोकसभा क्षेत्र है। टाइमिंग क्या है और इस वक्त क्या स्थिति, क्या अपडेट है? देखिए, अगर 2 विधानसभा को छोड़ दें, बस्तर और जगदलपुर में भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर 3 बजे तक की समय तय किया गया था। तो इन 2 जगदलपुर और बस्तर विधानसभा सीट को छोड़कर 3 बजे सुबह 7 बजे से 3 बजे तक का आखिरी वक्त था जब मतदान समाप्त हो चुका है। लेकिन बीजापुर, दंतेवाड़ा और कोंटा, इन तीनों ही जगहों पर जो लोग पहले से ही 3 बजे से पहले अंदर दाखिल हो चुके थे वो अभी भी वोट कर रहे हैं और उसकी प्रक्रिया जारी है। लगातार हम बीजापुर से ऐसी तस्वीरें
देख भी रहे हैं, जहां पर लोग अपने पोलिंग बूथ के अंदर हैं और अभी भी वोट कर रहे हैं। ये ग्रामीण इलाकों में लोगों का उत्साह दिखाता है। तो चाहे नारायणपुर हो या अंदर नक्सल संवेदनशील क्षेत्र हो, यहां पर भी नक्सल चुनाव बहिष्कार के बावजूद जो वोटिंग है उसका सिलसिला जारी है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, क्योंकि दोपहर का वक्त है, तो ये शहरी मतदान केंद्र पर मैं इस वक्त मौजूद हूं जगदलपुर में, और यहां पर अभी जो है वो अपेक्षाकृत कतारें खत्म हो गई हैं। इक्का दुक्का लोग लगातार पहुंच रहे हैं और वो लोग वोट कर रहे हैं। और ये शाम 5 बजे तक करीब 1 घंटे का वक्त अभी बाकी है, ये सिलसिला जारी रहेगा। पुनीत, अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो लगभग 61 से 62% के आसपास ये मतदान पहुंचता दिखाई दे रहा है। जब आखिर में कंपाइल नक्सल प्रभावित इलाकों के जो 590 मतदान केंद्र अति नक्सल संवेदनशील, उनके आंकड़े जब इसमें शामिल हो जाएंगे तब पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा कि कुल कितने प्रतिशत मतदान बस्तर लोकसभा में इस बार के चुनावी टर्म में हुआ है। तो फिलहाल इस वक्त जो पोलिंग पार्टियां अंदरूनी क्षेत्रों में हैं उनको वहां से बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और हेलीकॉप्टर की मदद से जो ईवीएम मशीनें हैं पोलिंग पार्टियों की वो वापस लाई जा रही हैं, क्योंकि 3 बजे जो मतदान है वो समाप्त हो चुका है। पुनीत, ओवरऑल अगर आप मतदान को देखें बस्तर में तो किस तरह की तस्वीर रही है, क्योंकि देश के कुछ राज्यों में हमने देखा है कि कुछ जगहों के ऊपर छिटपुट घटनाएं घटी हैं। इस लिहाज से बस्तर में अब तक का इतिहास और इस बार का इलेक्शन, क्योंकि बहुत व्यवस्थाओं के दावे इलेक्शन कमीशन ने, स्थानीय प्रशासन ने, पुलिस ने, सरकारों ने किए। दावे के मुताबिक हमने ज़मीन पर काफ़ी कुछ काम भी होते हुए देखा, लेकिन कुछ घटनाएं पिछले ही वक्त में हाल में हुई हैं। क्या उनका कोई इम्पैक्ट, उनका कोई असर दिखा? मतदाताओं से भी आपकी बात हुई होगी। पूरे चुनाव को अगर आज के दिन के आप सम अप करें। देखिए, लोकसभा बस्तर में लोकसभा चुनाव कराना काफी मुश्किल भरा होता है, और ये यहाँ जवानों की तैनाती से अंदाजा लगाया जा सकता है। करीब 60,000 के आसपास अर्धसैनिक और स्थानीय बल मिलाकर तैनात किया गया था, और कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच चुनाव कराया गया। ये आप विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव होगा जब मतदाता भी सुरक्षित माहौल में वोट कर रहा है, क्योंकि पहले ईवीएम और मतदान दल को सुरक्षित वापस निकालने पर बल लगाया जाता था, लेकिन अब गांव के इर्द गिर्द 3 स्तरीय मतदान केंद्रों पर सुरक्षा होती है। तो मतदाता निर्भीक होकर मतदान कर रहा है। इस वजह से अंदरूनी क्षेत्रों की तस्वीर बदल रही है। घटनाओं की बात करें तो माओवादियों द्वारा कई जगह पर्चे, बैनर, पोस्टर जरूर फेंके गए, लेकिन इसका असर बहुत नहीं दिखाई दिया। कुछ इलाके हैं जहां परंपरागत तौर पर चुनाव को लेकर अभी वो उत्साह नहीं रहता है नक्सल दबाव में, तो वहां अपेक्षाकृत कम वोटिंग होती है, जैसे बीजापुर का कुछ क्षेत्र और कोंटा विधानसभा का कुछ क्षेत्र है। तो ये स्थितियां अभी भी इस बार भी दिखाई दी। मसलन सेंड्रा है, पालनार है और कुछ अंदरूनी गंगालूर से लगे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर वोटिंग अभी कम दिखाई दी है। और ठीक, क्योंकि आप देखिए कि लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से आक्रामक रणनीति के साथ पुलिस ने ऑपरेशंस किए हैं, कांकेर के पखांजूर इलाके में एक बड़ी घटना हुई है, तो इसका भी एक असर दिखाई दिया। कोई आक्रामक और बड़ी घटना माओवादी अंजाम देने में नाकाम रहे। केवल भैरमगढ़ में एक आईईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 जवान घायल हुए हैं, जबकि एक सीआरपीएफ का जवान जो है उसूर के गलगम में जो यूबीजीएल का जो कैप था, कवर उसके फट खुल जाने से उसके विस्फोट की वजह से उसकी मौत हो गई है इस घटनाक्रम में। तो केवल एक घटना सामने आई है, वो भी केवल नक्सल नहीं है, केवल एक जगह आईडी ब्लास्ट हुआ है जिसमें 2 जवान घायल हुए, उन्हें बेहतर उपचार के लिए रायपुर शिफ्ट किया गया है। पुनीत, तो बस्तर लोकसभा का जो पूरा चुनाव है वो अपेक्षाकृत जिस हिंसात्मक एक इतिहास के साथ रहा है, इस बार वैसा माहौल दिखाई नहीं दिया। और इस बार 2019 भी देखिए तो एक विधायक की हत्या माओवादियों ने कर दी थी लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान, भीमा मंडावी की। उस लिहाज से देखें तो इस बार उल्टा हुआ है और चुनाव से ठीक पहले माओवादी कई घटनाओं में मारे गए हैं। चलिए, तो नरेश हमको बता रहे हैं बस्तर का पूरा हाल, और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ चुनाव करवाना हमेशा से कठिन रहा है। विधानसभा चुनाव में प्रत्यक्ष तौर पर हमने भी वहाँ जाकर ये महसूस किया, और इस वक्त भी हमारी टीम और स्वयं नरेश आपको बता रहे हैं कि कैसे हालात के बीच में वहाँ चुनाव होते हैं। अब की बार भी वहाँ कड़ी सुरक्षा के बीच में लोगों ने वोट डाला है, और अभी तक का जो प्रतिशत है वो 61 से 62% के आसपास मतों का है, लेकिन ये प्रतिशत आगे बढ़ेगा, सुधरेगा, इस बात की उम्मीद है जब सारे आंकड़े आ जाएंगे और फिर उनको एक साथ मिला करके हम आप तक पहुंचा पाएंगे, आयोग हम तक पहुंचाएगा। विवेक पटैया इस वक्त बालाघाट से लाइव मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, और आज मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर चुनाव हैं, जिसमें सबसे प्रमुख तौर के ऊपर महाकौशल अंचल के इलाके और सीट्स आते हैं। कुछ विंध्य का हिस्सा भी है इसमें। विवेक, बताएं आप जहां मौजूद हैं,
वोटिंग को लेकर क्या अब तक का आपका वहां से अपडेट आप प्राप्त कर पा रहे हैं? कई सारी जगहों पर वोटिंग का वक्त खत्म हो रहा होगा क्योंकि वहां पहले से तय था कि नक्सल प्रभावित इलाके, सेफ्टी एक कंसर्न है। क्या स्थिति है वहां? देखिए पुनीत, नक्सल क्षेत्र जो है बालाघाट का, उसमें लांजी, परसवाड़ा और बैहर, ये 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर मतदान थम चुका है। 4 बजे तक मतदान का समय था, सुबह 7 बजे से, और अब मतदान वहाँ पर थम चुका है। लेकिन जो मतदान केंद्र के 100 मीटर की दूरी के अंदर यदि कोई मतदाता है वहाँ पर, तो उनको मतदान कराना मतदान पार्टी का जो है कर्तव्य है, और इसलिए वहाँ मतदान अब पूर्ण रूप से थम चुका है। लेकिन एक उत्साह जो है नक्सल प्रभावित जो ये तीनों क्षेत्र है यहाँ पर हमको दिखाई दिया। बैहर में, पूरे बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में बैहर में सबसे ज़्यादा अब तक जो मतदान हुआ है वो 62% से अधिक है, और यह आंकड़ा 65% से ज़्यादा हो सकता है। मतलब जो उत्साह है, जबकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ मतदाताओं का उत्साह देखने को मिला, जो पूरे संसदीय क्षेत्र में अब तक का मतदान प्रतिशत जो है उसमें सबसे ज़्यादा बैहर है। उसके बाद परसवाड़ा में भी करीब 58% मतदान अब तक हुआ है, और ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। हम लांजी की बात करें तो वहाँ पर 55% मतदान हुआ है, ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। लेकिन एक झटका यहाँ पर जरूर शहरी जनता ने दिया है। इतनी भीषण गर्मी में शहर की जनता ने न सुबह जो है रुचि दिखाई और न ही शाम को ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं, और यही कारण है कि बालाघाट संसदीय क्षेत्र के 2 जो बड़े शहर है, सिवनी और बालाघाट, यहाँ मतदान का प्रतिशत जो अपेक्षाकृत जो उम्मीद थी उससे कम है। अभी बालाघाट शहर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर मतदान जो है 50 से 52 से लेकर 55% तक बताया जा रहा है। आंकड़ा, अंतिम आंकड़ा आने तक बढ़ेगा, और 6 बजे तक यहाँ पर मतदान होना है। इसलिए अभी उम्मीद है कि क्योंकि जो धूप कम होने के बाद लोग मतदान केंद्र पर पहुँचेंगे, मतदान करेंगे। सिवनी में जरूर निराशाजनक तस्वीर दिखाई दे रही है। 47% तक मतदान अभी तक सिवनी में हुआ है, जो बालाघाट संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर भी एक निराशा मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिन क्षेत्रों में उम्मीद थी, जहां प्रशासन को मतदान कराने में काफ़ी दिक्कतें होने की संभावनाएं थी, और वहां पर मतदान का समय भी 4 बजे तक निर्धारित था, वहां मतदान बढ़ चढ़कर हुआ है। तो ये एक अच्छी तस्वीर है लोकतंत्र की। और अभी बालाघाट संसदीय क्षेत्र में, हम पूरे संसदीय क्षेत्र की बात करें ओवरऑल मतदान की, तो ये आंकड़ा जो है 60% के आसपास हो चुका है, और इसके बढ़ने की उम्मीद है। जब अंतिम मतदान के आंकड़े आएंगे तो ये और तेजी से बढ़ सकते हैं। तो कह सकते हैं कि बालाघाट संसदीय क्षेत्र में अभी मतदान 3 विधानसभा क्षेत्र को छोड़ दे तो बाकी जगह जारी है। अंतिम आंकड़े आएंगे। जी बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगा, विवेक आपके पास में लौटूंगा। बालाघाट का आपने बताया कि तकरीबन 60% वोट पड़े, लेकिन इस वक्त मेरे सहयोगी संदीप शुक्ला दिखाई पड़ रहे हैं नारायणपुर से और सुदूर बस्तर के इलाकों से। वोटिंग की और वोटिंग की व्यवस्थाओं की तमाम तस्वीरें वे आज पहुंचाते हैं। संदीप, क्या अपडेट है आपके पास इस वक्त का? चलिए, संदीप तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। संदीप, अगर सुन पाए हमें तो जरूर बताएं। चलिए, इस वक्त आपको एक बड़ा अपडेट भी दे दें। सुकमा से वोटिंग खत्म होने के बाद मतदान दल वापसी करना शुरू कर चुके हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों से ये मतदान दल वापसी कर रहे हैं। 9 किलोमीटर पैदल चलने के लिए ये व्यवस्था वहां पे, क्योंकि वाहनों का प्रयोग नहीं हो सकता, तो पैदल ही वे वापस लौट रहे हैं। मतदान दलों के साथ बड़ी तादाद में सीआरपीएफ के जवान हैं। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग का वक्त था। तस्वीरें आप देखें, ये मतदान दल हैं जो वोटिंग करवा के वापसी कर रहे हैं, लौट रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल, सुरक्षा बल इनके साथ दिखाई पड़ रहा है। वजह घोर नक्सल प्रभावित इलाका। तो घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान दल वापसी करना शुरू कर चुके हैं। रवानगी डाल दी है इन्होंने। 9 किलोमीटर पैदल चलकर मतदान दल वापसी करते दिखे हैं। संदीप मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, कई सारे दल जो है वापसी कर रहे हैं और पैदल ही उनके साथ साथ बहुत सारे जवान दिख रहे हैं। आप बताएं, अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, कोहकामेटा में पहुंचा और आपको सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हम सर्चिंग पार्टी के टीम के साथ ही हैं और पोलिंग पार्टी जो है इनके साथ ही जो है पहुंची है, आपको बता दें। और हम कोहकामेटा में जो बीएसएफ और पुलिस का जो कैंप है वहां पर है। सीधी तस्वीरें हम आपको जवानों की दिखा रहे हैं। देखिए, अभी अभी जो है पूरी पोलिंग पार्टी जो है वो
अंदर गई है। पुनीत जी आपको बता दें कि यहाँ पर जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं 7 से 3 बजे तक यहाँ पर जो है मतदान का समय था और 3 बजे लगभग ज्यादातर जगहों पे मतदान खत्म हो चुका था। एक एवरेज आया है 65 से 70% तक जो है वो प्रतिशत जा सकता है। तो काफी लंबी चौड़ी टीम है देखिए आप, और पूरी सुरक्षा में अभिरक्षा में पोलिंग पार्टी लौटी है। और इसके अलावा जो सामान है वो पुलिस अभिरक्षा में जो पोलिंग का सामान होता है, कई मतपेटियां होती है, वो भेजा जा चुका है। पोलिंग का जो दल है वो अभी अंदर कैंप में गया है और कुछ ही देर में दल भी यहाँ से रवाना हो जाएगा। आपको बता दें कि अति संवेदनशील ये एरिया है, तो हेलीकॉप्टर से यहाँ पर पोलिंग पार्टियों को लाया गया था। फिलहाल जो मतदान दल अंदर गया है और सबसे अच्छी बात यह रही कि सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि नक्सलियों का प्रयास पूरे तरीके से विफल हो गया है। एक भी जो हिंसा की घटना नहीं हुई है, ना ही किसी प्रकार की जनहानि हुई है, क्योंकि हमने देखा था कि मंगलवार को एक उप सरपंच की हत्या हो जाती है, उसके बाद पर्चे बांटे जाते हैं, बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं। आज भी भाजपा और कांग्रेस नेता उनको भी जान से मारने की धमकी दी जाती है, उसके बावजूद लोग बढ़ चढ़ कर मतदान करते हैं। दंडवन जहां पर उप सरपंच की हत्या हुई थी वहां भी लोगों ने जाकर मतदान दिया है। इसके अलावा हमने आखिरी छोर जो छत्तीसगढ़ का है वहां से भी लोगों को दिखाया कि मतदान करते हुए महिलाएं तक आ रही थी। तो काफी अच्छा मतदान हुआ है और पुलिस जो अभिरक्षा सुरक्षा वालों की सिक्योरिटी में पूरा निगरानी में पूरा चुनाव संपन्न हुआ है। एक भी जो है नक्सलियों का जो प्रयास है वो सफल नहीं हो पाया। कुछ ही देर में जो है निर्वाचन आयोग जो है आंकड़े जारी करेगा। फिलहाल नारायणपुर जिला प्रशासन ये उम्मीद कर रहा है कि 65% तक ये आंकड़ा जाएगा। 2 बजे तक की बात करें तो 60% तक बताया जा रहा था, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि 4 से 5% तक के वेरिएशन कम से कम रहेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम 65% मतदान होगा, वो भी बिना कैजुअलिटी के। जी संदीप, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है कि सुरक्षा के बीच में सभी मतदान कर्मियों को वापस एक केंद्र तक लाया जा चुका है, एक कैंप तक लाया जा चुका है। लेकिन आगे क्या इनकी वापसी भी हेलीकॉप्टर से ही होने वाली है या वाहनों के द्वारा इनको भेजा जाएगा? कोई इस बारे में अपडेट आपको मिल पा रहा है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो मत पेटियां होती है। हमेशा ये होता है कि मत पेटियों को पहले रवाना किया जाता है और काफी, आज मैं बता दूं, गोपनीय रूप से जो 3 बजे जैसे मतदान खत्म हुआ तो कई जगह की मत पेटियां वापस जा चुकी है। हमने खुद देखा है बसों में और अलग अलग जो गाड़ियों में पुलिस अभिरक्षा में गई है और कई मत पेटियां तो ऐसी रवाना की गई कि किसी को समझ भी नहीं आया। जो सिटी बसें हैं उस प्रकार की बसों में भारी सुरक्षा के साथ जो मतपेटियां रवाना हुई हैं। वोटिंग का जो पोलिंग पार्टी होती है वो उन्हें बाद में रवाना किया जाता है। फिलहाल हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, कोहका बेटा की ये कैंप है पुलिस के साथ साथ सुरक्षा बल का, और यहाँ पर जो है मतदान दल अभी अंदर गया। जवान आप देखेंगे अभी अंदर जा रहे हैं। तो कुछ ही देर में शायद 1-8 घंटे के बाद सब जब इकट्ठा हो जाए, क्योंकि आपको बता दें कोहका बेटा, इसके अलावा बासिंग और सोनपुर 3 से 4 अति संवेदनशील यहाँ पर मतदान केंद्र हैं। तो हो सकता है सभी को एक साथ करके फिर एक ही साधन से उन्हें एक ही साथ सुरक्षा प्रदान करके ले जाया जाए। जी चलिए, तो संदीप हमको बता रहे हैं कि वहां मतदान पूरा हो चुका है, मतदान कर्मियों की वापसी कैंप्स में हो चुकी है और मतदान पेटियों को सुरक्षित तरीके से, जो ईवीएम है उनको सुरक्षित तरीके से सीधे मुख्यालय तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ा दायित्व होता है। एक बार फिर से विवेक पटैया का रुख हम करेंगे। विवेक, बालाघाट में और मध्य प्रदेश की बाकी की सीटों पर पूरे दिन का अगर हम समग्र अपडेट देखना चाहें, क्या उत्साह नजर आया? क्योंकि इस बार के इलेक्शन किसी के लिए भी बहुत आसान नहीं माने गए। ये जरूर बताया गया कि दोनों तरफ से जो एग्रेसिव कैंपेन हुआ उसका असर दिखेगा। आपने क्या पाया लोगों के रिएक्शन से? देखिए, जिस तरह के दावे राजनीतिक दल कर रहे थे वो दावे जो है कहीं ना कहीं मतदान के दौरान जो उत्साह जो एक देखा जाता है मतदाताओं के अंदर, उससे ये साबित हुआ कि दोनों ही पार्टियां जो दावे कर रही थी उन दावों में बहुत ज़मीनी हकीकत जो है वो अलग है। और कुछ ऐसी लोकसभा सीट है मध्य प्रदेश की जहां पर कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, चाहे वो हम बालाघाट की बात करें या मंडला की बात करें, लेकिन ऐसा नहीं है। बालाघाट में जो मतदाताओं की जो रुझान है, जो उत्साह है, वो कहीं ना कहीं दोनों दलों को अब सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर ऊँट किस करवट बैठेगा। बालाघाट के बाद हम यदि बात करें मंडला की, मंडला में जरूर जो है लोगों का कहना है कि वहाँ कांटे की टक्कर है, दोनों
दल बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है। ऐसे में वहाँ का जो परिणाम है वो मतदाताओं ने किस ओर दिया है ये तो वक्त चुनाव के समय पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि शहर का मतदाता जो है उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं जागरूक ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता है। और यही कारण है कि जो ग्रामीण लोकसभा सीटें हैं जहाँ पर ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर मतदान का प्रतिशत काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। और अभी भी जब फाइनल आंकड़े हमारे सामने आएंगे 6 बजे जब मतदान कई जगह पे समाप्त होगा उसके बाद जब हम देखेंगे तो ये चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत 70% कहीं हो या 80% तक हो सकता है। तो ये जरूर जो है शहरी मतदाताओं के लिए एक सबक है, क्योंकि जबलपुर में भी हम देखें तो मतदान का प्रतिशत काफ़ी कम है। बालाघाट शहर की बात करें यहाँ मतदान धीमा चल रहा है, सिवनी में मतदान धीमा चल रहा है। जो शहरी क्षेत्र है वहाँ मतदान धीमा चल रहा है, यानी कह सकते हैं कि शहर का मतदाता इस भीषण गर्मी में अपने कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक अधिकार को पूरा करने के लिए जो है मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता बड़े उत्साह के साथ जो है मतदान केंद्रों पर जा रहा है, मतदान कर रहा है। अभी भी जो है 6 बजे तक का वक्त है। हम 3 विधानसभा सीटें बालाघाट की छोड़ दें तो उनको छोड़कर मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा सीटें जो लोकसभा क्षेत्र है जहां पर मतदान आज फर्स्ट फेज में हो रहा है, चाहे वो शहडोल की बात करें, बालाघाट की बात करें, मंडला की बात करें या फिर हम बात करें जबलपुर की, इन सभी सीधी की, यहाँ सभी जगह पर शाम के 6 बजे तक मतदान होना है। तो अभी भी मतदाताओं के पास वक्त है। जिन्होंने मताधिकार का उपयोग नहीं किया है वो मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें, क्योंकि ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है और आपको इसको जरूर पूरा करना चाहिए। IBC 24 भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि यदि वो अभी तक मतदान करने नहीं गए हैं तो तत्काल जाइए और मतदान करिए। चलिए, तो सबसे बेहतर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं मतदान के दौरान की, और पोस्ट मतदान जो वोटिंग के बाद की जो तस्वीरें हैं वो भी अपने आप में ये जताती हैं कि कैसे लोग अपने फ़र्ज़ की पूर्ति कर रहे हैं। एक बार फिर संदीप का रुख हम कर रहे हैं, जो संदीप हमको दिखा रहे थे कैंप्स में लौटते हुए मतदान कर्मियों की तस्वीरें, बता रहे थे सुरक्षा को लेकर किए गए इंतज़ामों की बातें। संदीप, हमने देखा था कि बस्तर में ज़्यादातर जो पोलिंग पार्टीज रवाना होती हैं, वापसी करती हैं, इस बीच में पोलिंग की भी कई जगहों से वेबकास्टिंग की खबरें आई थीं। कुछ नए इंतजाम किए गए थे, एरियल चौकसी के लिए भी कुछ ड्रोन्स लगाए गए थे। उन सारी चीज़ों का असर दिखा, लोगों के ऊपर पड़ा, लोगों को वो सिक्योरिटी का, सेफ्टी का भाव दिखाई पड़ा, आपको नजर आया? बिल्कुल, देखिए 100% आपको बता दूं कि अगर अकेले बस्तर संभाग की बात करें तो 315 के आसपास जो है यूनिट जो है वो केंद्र की तरफ से लगाई गई थी, और इतनी ही यूनिट लगभग 300 यूनिट वो जिला मतलब या कहे स्टेट पुलिस की तरफ से थी। तो 600 से ज्यादा यूनिट जो है पुलिस की और सुरक्षा बलों की लगी हुई थी। और संख्या की बात करें तो 60,000 से ज्यादा जवान सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। हमने आपको दिखाया था कि नक्सली के जो रेड कॉर्नर का जो एरिया है आका बेटा, वहां से हमने आपको तस्वीर दिखाई, कोका मेटा से हमने तस्वीर दिखाई है, आपको टोया मेटा की तस्वीर हमने तमाम दिखाई। लोग भले कम आ रहे थे लेकिन सुरक्षा पूरी तरीके से इतनी कड़ी सुरक्षा थी कि वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार पा रहा था। BSF की बात कर ले, आप IPBT की बात कर ले, CRPF की बात कर ले, तो सभी के सुरक्षा बल डिप्लॉय थे अलग अलग जगह में, अलग अलग संख्या में। तो सुरक्षा काफी कड़ी थी। ये बात अलग है कि कुछ जगह अगर नक्सलियों का खौफ दिखा, डर के मारे अगर कुछ लोग कम निकले, कम मतदान हुआ कुछ जगहों पर, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो कई जगहों पर शहर से भी ज्यादा मतदान हुआ है। हमने जैसे विधानसभा चुनाव में दिखाया था कि रायपुर के शंकर नगर में, देवेंद्र नगर में 50%, 55% वोटिंग हुई थी। तो यहाँ पर जो अति संवेदनशील जैसे मतदान केंद्र है, इसके पहले हमने कुरुक्षनार की आपको तस्वीर दिखाई थी पिछले लाइव में, वहां पर 70% तक मतदान हुआ था। जो अति संवेदनशील एरिया है वहां पर भी 60 से 70% तक मतदान हुआ है। तो काफी रोचक है। कल हमने एक तस्वीर दिखाई थी टंडवन में, वहां पर लोगों ने बोला था कि अगर उनके 100 मीटर घरों के 100 मीटर दूर पर उप सरपंच पंचम दास की हत्या कर दी गई थी, वहां लोगों ने बोला कि हम बढ़ चढ़कर वोट करेंगे। तो दोपहर को हमने बात करी तो वहां भी 50% तक लगभग मतदान हो चुका था। तो आप ये कल्पना कीजिए, जिसके घर के लोगों को नक्सली ने मार दिया, जिसके पड़ोसी को नक्सलियों ने मार दिया, वो अगर 24 घंटे के भीतर जाके मतदान कर रहा है तो उसका आप देखिए। और यही बात सीखने वाली चीज है अर्बन वोटर्स की, जो एसी कमरों में बैठकर सरकार को कोसते तो हैं, एक्स पे ट्वीट करते हैं, लेकिन वोट डालने नहीं जाते। तो कहीं ना कहीं ये जज्बा जो बस्तर और बस्तर के लोगों ने दिखाया है मतदान करके भारी संख्या में, ये काफी देखने वाला है। और सबसे बड़ा साधुवाद तो सुरक्षा एजेंसियों को है, क्योंकि आपको बता दें कि 12 तारीख से पूरा सुरक्षा कर्मी यहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो चुका था। और जैसे आपको बता दें कि कोई मतदान केंद्र है तो 16 किलोमीटर के रेडियस में पूरे तरीके से सुरक्षा उनके हाथ में ले ली गई थी। तमाम सर्चिंग की जा रही थी,
आईडी चेक की जा रही थी, तमाम रोड, रास्ते, नाले कच्चे हो चाहे पक्के, तमाम जगह 16 किलोमीटर के रेडियस पे पूरा निगरानी में आ चुका था। और इसके बाद जो मतदान कर्मी, हमने जैसे कल दिखाया आपको कि जो नारायणपुर है मुख्य जिला मुख्यालय, उससे 2-3 किलोमीटर बाद ही उन्हें उतरना पड़ा। वो दंडवन तक पैदल पहुंचे, 12 से 13 किलोमीटर चिलचिलाती धूप में। जो ईवीएम है, भारी भारी ईवीएम है, उसे लेकर वो पैदल पहुंचे। तो सबका प्रयास जो है सराहनीय रहा और सफल भी रहा। नक्सलियों ने तमाम प्रयास कर लिए, लेकिन वोटिंग जमकर हुई है। 60 से 65% एवरेज जाएगा, ये उम्मीद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक भी जनहानि नहीं हुई, कोई भी हिंसा की घटना नहीं हुई। छुटपुट जो घटनाएं होती रही, बीजापुर में घटना हुई है, उससे चुनाव बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। इसके अलावा पर्चे फेंके गए, पोस्टर बैनर लगाए गए, आज भाजपा कांग्रेस के नेताओं को धमकी दी गई, लेकिन इसका असर कहीं भी नकारात्मक रूप से चुनाव में होता नहीं दिखा। जी, तो संदीप हमको बता रहे हैं कि सुरक्षा बलों के अभूतपूर्व प्रयास इसमें रहे हैं और एरियल सर्चिंग के साथ साथ ज़मीनी स्तर के ऊपर जो अमला डिप्लॉय था उसने 48 घंटे से पहले वहां जाकर कमान संभाल ली थी। अब सभी मतदान कर्मियों की, मतदान दलों की, मतदान पेटियों की, यानी जो ईवीएम्स हैं, बॉक्सेस हैं, उनकी सेफ्टी, सुरक्षा, ये सबसे प्रमुख प्रायोरिटी के तौर पर है, प्राथमिकता के तौर पर है। उनकी वापसी करवाई जा रही है और वापसी के बाद उन्हें मुख्यालयों तक पहुंचाया जाएगा। कई रवाना हो चुकी हैं, कई रास्तों में हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो पूरी मेहनत है पूरे दिन भर का और ये पूरी प्लानिंग जो कई दिनों से की जा रही थी मतदान कर्मियों के साथ में और सुरक्षा बलों के साथ में, ये कामयाब होगी। एक हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि अगर अभी भी आपके क्षेत्र में मतदान का वक्त बचा है, खास तौर पर शहरी वोटर्स, तो आप जाएं, जाकर वोट अवश्य करें, क्योंकि हम अभी पूरे देश में और खास तौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जहां भी देखे जा रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि अगर आपके क्षेत्र में वोटिंग है और वक्त बचा है, देर ना करें। शिकायत करने से बेहतर है परिवर्तन के लिए अपना एक कदम उठाएं। जो संदीप भी कह रहे हैं, जो विवेक भी हमको बता रहे हैं। एक अंतिम बात विवेक, जो और जिस तरह का माहौल अभी इस बार के चुनाव में है, ये माना गया कि अब के बार के चुनाव में राजनीतिक स्तर पर दो बड़े गठबंधनों को लेकर और उनके बड़े मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट किया। क्या लोगों से आपकी चर्चा हुई है? उनके जहन में क्या मुद्दे हैं? वो मुद्दे हैं जो बड़े बड़े गठबंधन और दलों के बड़े नेता बता रहे हैं, या उनकी अपनी वही बुनियादी समस्याएं हैं उनके जहन में जिसको लेकर उन्होंने वोट किया है? है कि आखिर मतदाताओं ने किस मुद्दे पर वोट किया। और सबसे बड़ी बात है, जब हमने लोगों से बात की तो उनका साफ कहना था विकास के नाम पर वो वोट कर रहे हैं। और रही बात गठबंधन की, तो मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो भाजपा और कांग्रेस दो ही दलों के इर्द गिर्द घूमती है। हालांकि यहाँ पर जरूर एक सीट पर गठबंधन का उम्मीदवार उतारा गया था खजुराहो में, लेकिन दुर्भाग्य से नामांकन रद्द हुआ और वहाँ पर अब गठबंधन को किसी और को समर्थन करना पड़ा। लेकिन फर्स्ट फेज में जितनी भी सीटें हैं यहाँ पर, या जो तीसरा दल है वो कहीं भी अपनी मौजूदगी दिखाता नजर नहीं आ रहा है। दो ही दल, भाजपा और कांग्रेस, इन दोनों ही के बीच में कड़ा मुकाबला है। हालांकि बालाघाट में जरूर त्रिकोणीय मुकाबले जैसी स्थिति शुरुआत में प्रचार के दौरान दिखाई दे रही थी। जो कंकर मुंजारे हैं, जो बसपा से खड़े हुए हैं, और उनकी खुद की धर्मपत्नी जो है अनुभा मुंजारे, वो कांग्रेस से विधायक है बालाघाट शहर से, जिन्होंने बड़े कद्दावर नेता गौरीशंकर बिसेन को 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव में 30,000 से अधिक वोटों से हराया था। तो वो उनके पति कंकर मुंजारे जो है वो बसपा से खड़े हैं। हालांकि जब हमने बालाघाट में देखा तो वहाँ भी वो एक बड़ी चुनौती के रूप में दिखाई नहीं दिए। वहाँ पर हम बालाघाट में जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला था। मुद्दों की बात करें तो जनता का ये भी कहना था कि स्थानीय स्तर पर जो है विकास के मुद्दे और रोजगार सबसे प्रमुख, और महंगाई, ये मुद्दे जो है काफ़ी प्रभावी है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का एक अलग रुख आध्यात्म धर्म की तरफ भी रहा है और उस पर भी लोगों ने जो है खुल के अपनी बात रखी है। अब देखना होगा कि मतदाताओं ने किन मुद्दों पर, किन प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान किया और ईवीएम में उनका भाग कैद कर दिया, ये तो 4 जून को पता चलेगा। चलिए, इस वक्त जो आपने बात की वो बहुत बड़ी बात है और इसलिए हम बार बार पूछते भी हैं फील्ड के ऊपर लोग क्या सोच रहे हैं, क्या जनता के मन में। इस वक्त अंजय यादव कोंडागांव से हमें अपने सहयोगी दिखाई पड़ रहे हैं। अंजय, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पाए, आप अपडेट दें। बस्तर के इलेक्शन हमेशा चैलेंजिंग रहे हैं, चुनौतीपूर्ण रहे हैं और बड़े वेरिएशन रहे हैं। बस्तर के अलग अलग हिस्सों में बड़ा क्षेत्र है, लेकिन लोगों की सोच बाकी जगहों से थोड़ी अलग दिखाई पड़ती। क्या आपने अभी तक वहां देखा? अपडेट दें।
जी बिल्कुल। बस्तर में भले ही लोगों की सोच अलग रही हो, लेकिन इस बार विधानसभा कोंडागांव की यदि बात करें तो विधानसभा कोंडागांव में अब तक जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। अब तक आंकड़ों के अनुसार 71% से अधिक मतदान हो चुका है और ये मतदान का प्रतिशत और अधिक बढ़ सकता है, क्योंकि ये आंकड़े रुझान के तौर पे बताए जा रहे हैं। और इस वक्त हम कोंडागांव के हेलीपैड में मौजूद हैं, जहां मतदान दलों की वापसी होनी शुरू होगी और पहली मतदान दल जो नक्सल क्षेत्र, जो सबसे संवेदनशील मतदान क्षेत्र है बेचा और कड़ेनार, वहां से लौट रहा है। हेलीकॉप्टर की आवाज हमें सुनाई दे रही है और हेलीकॉप्टर हवा में इस वक्त नजर आने लगा है और हमारे बीच कोंडागांव के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक व अन्य जिला स्तर के आला अधिकारी भी पहुंच चुके हैं, जो पहली दल को फूल देकर के, गुलाब के फूल देकर के स्वागत करेंगे। और ये हम कोंडागांव के कलेक्टर कुणाल दुधावत जी से सीधा चर्चा करेंगे। सर, लोकतंत्र का महापर्व था, सुबह 7 से 3 बजे के लिए ये समय दिया गया था और पहली टीम की स्वागत होने वाली है। सबसे अधिक मतदान कहाँ रहा, किस तरह का रुझान रहा? पूरे जिले में सुबह से ही 7 बजे से ही पोलिंग स्टार्ट हो गया था और सभी मतदान केंद्रों पे मतदाताओं का बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिला। जिले में जितना 3 बजे तक का रिपोर्ट प्राप्त हुआ है, 71% से अधिक मतदान ऑलरेडी हो चुका है। 3 बजे जो मतदाता आखिरी लाइन में लगे थे उन सबका भी मतदान अभी चल रहा था। इनका फाइनल फिगर जो है और 71% से और अधिक ही जाएगा। इसके अतिरिक्त जो सुदूर के इलाके हैं, जैसे कि तुमड़ीवाल है, बेचा है, कुदूर है, जहाँ पे पहले पोलिंग का परसेंटेज बेचा में जो है 10% से भी कम था, इस बार उसमें जो है रिकॉर्ड वृद्धि हुआ है और लगभग 10% से कई ज्यादा जो है मतदान उसमें हुआ है। इसी तरह तुमड़ीवाल में भी 40% से प्लस मतदान हुआ है, जो कि काफी नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, तो वहाँ पे भी अच्छा मतदान का प्रतिशत देखने को मिला है। सर, कभी यहाँ पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र होता था, मतदान करना एक अपने आप में जटिलता होती थी और अब सबसे अधिक मतदान का प्रतिशत निकल के आया है, तो क्या ग्रामीण क्षेत्र या अंदरूनी क्षेत्र के लोगों पर लोकतंत्र के प्रति भरोसा बढ़ा है? निश्चित तौर पे हमने मतदान करने के लिए भयमुक्त एनवायरनमेंट जिले में प्रदान करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में काफी अच्छी व्यवस्था सुरक्षा बलों ने की थी और उसी के तहत जो है एक अच्छा नजारा और अच्छा रिजल्ट जो है मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को जिले में मिला। तो ये थे कोंडागांव के जिला एवं निर्वाचन अधिकारी जो बता रहे थे कि कोंडागांव जिले में भय मुक्त वातावरण देखने को मिला है। और मेरे पीछे हम देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर, भारतीय सेना का ये चॉपर है जो हवा में नजर आने लगा है और कुछ ही पल में ये हेलीकॉप्टर जमीन में लैंड करेगा। और पहली टीम है ये कोंडागांव जिले का बड़े मर्दापाल थाना, मर्दापाल का क्षेत्र है, नारायणपुर विधानसभा होता है कोंडागांव जिला अंतर्गत। और ये बेचा और कड़ेनार में अपने निर्वाचन कार्य के संपादन के लिए गए हुए थे और सबसे पहले कोंडागांव जिले में सबसे पहले ये टीम वापस आ रही है और IBC 24 में सीधा प्रसारण इसका हम देख रहे हैं। सबसे पहले जो टीम कोंडागांव की हेलीकॉप्टर से सबसे पहले जो टीम आ रही है उसका सीधा ये नजारा हम देख रहे हैं। सबसे पहले IBC 24 में ये दृश्य देखने को मिल रहा है जिसमें कोंडागांव जिले की जो टीम है उसका वापसी हो रहा है। पहली टीम जिसको लेने के लिए खुद कलेक्टर और कोंडागांव के SP यहाँ पहुंचे हुए हैं और ये चॉपर कुछ ही पल में जमीन में लैंड होने वाला है। और हम देख सकते हैं ये हेलीकॉप्टर है जिसमें 2 मतदान दल बेचा और कड़ेनार के लिए मतदान करवाने के लिए गए थे और ये हेलीकॉप्टर जमीन पर लैंड होता हुआ तो कोंडागांव से लाइव तस्वीरें हमको दिखा रहे हैं अंजय, और कोंडागांव की इन लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं मतदान दलों की सुरक्षित वापसी, सुरक्षित लैंडिंग और सुरक्षित वापसी हो रही है। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक का वक्त था और आवाज भली अंजय की इसमें कट रही है, लेकिन तस्वीरें स्पष्टता से आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर से 2 अति संवेदनशील जगहों के मतदान कर्मी इसी हेलीकॉप्टर में वापसी कर रहे हैं और पोलिंग पार्टीज की जितना वहां पहुंचकर मतदान कराना ये चुनौती है, उससे भी बड़ी चुनौती है उनकी सुरक्षित वापसी। जी, लैंड कर चुका है और मतदान दल उतर रहे हैं। अंजय, अगर आप सुन पा रहे हो तो बताएं वहां से। और सुरक्षा जवान के साथ में पहले है और हम देख सकते हैं कि जो मतदान दल है वो यहाँ पर उतर चुके हैं। सबसे पहले EVM के साथ में यहाँ पहुंचे हुए हैं और हम अपने कैमरामैन के साथ में यहाँ पहुंचेंगे। देख सकते हैं कि जो EVM की टीम है उनके साथ में जो मतदान दल है उसके साथ EVM के साथ में ये पहुंचे हुए हैं
सबसे पहली टीम आप लोगों की यहाँ कोंडागांव जिले में पहुंची है। हम इस वक्त IBC 24 के साथ में सीधा प्रसारण के साथ में यहाँ मौजूद है। कैसा रहा आप लोगों का अनुभव? हेलीकॉप्टर से आप लोग गए थे? बहुत अच्छा था। मैं बहुत अच्छे तरीके से काम करवा के सब वापस आ चुके हैं। जी, कुछ और भी मतदान कर्मियों से हम चर्चा करेंगे। आप जब यहाँ से जा रहे थे तो आप काफी प्रसन्न थे और पहली बार हेलीकॉप्टर में चढ़ने का आपको अवसर मिल रहा है, ऐसा आपने कहा था। अब दूसरी बार आपको हेलीकॉप्टर में चढ़ने का मौका मिला, वापसी हुई है हेलीकॉप्टर से। ये बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सर। बहुत इंजॉय किए हम लोग हेलीकॉप्टर में और मतदान बिल्कुल और अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया। हम IBC 24 के साथ में इस वक्त सीधा प्रसारण के साथ में पूरे छत्तीसगढ़, पूरा देश देख रहा है कि आप लोग सबसे पहले यहाँ पहुंचे हुए हैं। सेक्टर अधिकारी के रूप में गए थे, क्या कुछ जटिलताएं आए थे? सबसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में गए थे। कुछ भी जटिलता नहीं है, अपने को अच्छे से गए, अच्छे से कार्य संपन्न हुआ। बहुत उत्साह के साथ गए, बहुत डबल दुगुना उत्साह के साथ हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो आपने देखा कि सेक्टर अधिकारी जो यहाँ मौजूद है और जो टीम है वो यहाँ मौजूद है और वो कितना उत्साहित है। ये पहली टीम है जो यहाँ पहुंच चुकी है। कोंडागांव की ये पहली टीम है जो EVM लेकर के हेलीकॉप्टर से वापस आई है और ये पहली टीम है कोंडागांव जिले की जो पोलिंग कैसी रही? लोगों में पोलिंग को लेकर उत्साह ज्यादा था या थोड़ी बहुत चिंताएं थी? क्योंकि कुछ जगहों पर घटनाओं को लेकर अलर्ट भी था और पिछले 2-3 दिन पहले जो बस्तर में जो कुछ हुआ इसके बाद और अलर्टनेस बढ़ गई थी। सुरक्षा के मामले में कई लोग तारीफ कर रहे थे, कई लोग चिंता व्यक्त कर रहे थे। पोलिंग का एक्सपीरियंस लोगों के साथ कैसा रहा है? जी बिल्कुल, मैं मतदान कर्मियों से इन्हीं सारी चर्चाओं के साथ में इन्हीं सब बिंदुओं के साथ चर्चा करता हूँ। कुछ दिन पूर्व बस्तर में कई नक्सल घटनाएं सामने आ रही थी, तो ऐसे में पोलिंग को लेकर के क्या कोई जटिलता थी? क्या कोई परेशानी? कोई भी जटिलता नहीं, कोई भी परेशानी नहीं थी। अच्छे से गया, अच्छे से कार्य संपन्न। क्या कोई भय जैसा माहौल? नहीं, कोई भय नहीं था, कोई भय। तो ये थे सेक्टर अधिकारी जो बता रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई जटिलता नहीं थी। और कोंडागांव के कलेक्टर इस वक्त जो मतदान दल है उनका फूलों के साथ स्वागत कर रहे हैं। कलेक्टर एवं SP यहाँ पे मौजूद है जो और IBC 24 में ये सीधा प्रसारण और सीधी तस्वीरें सबसे पहले जिसमें हम देख रहे हैं कि कोंडागांव के कलेक्टर और कोंडागांव के SP मतदान दल का जो सबसे पहले कोंडागांव जिला में वापस पहुंची है, उनका स्वागत करिए। फूलों से उनका स्वागत किया जा रहा है क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व में इन्होंने अपने अमूल्य योगदान दिया है और इस वक्त ये स्वागत कार्रवाई लगातार जारी है। अंजय एक बार कलेक्टर साहब से पूछेगा, SP साहब अगर वहां वरिष्ठ अधिकारी इनसे पूछेगा, बड़ी राहत महसूस कर रहे होंगे। जी बिल्कुल सर, हमारे दर्शक इस वक्त सीधा प्रसारण के माध्यम से जुड़े हुए, हम जानना चाहते हैं कि पहली टीम जो है सबसे जो जटिल नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जा रहा था वहां से पहुंच चुकी है, कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, ये तो सभी टीमें वापस आ रही हैं, सभी टीमें अपनी जगहों से निकल गई हैं, तो सुरक्षित तौर पे सभी टीमें वापस आएंगी। हमने सुरक्षा का आवश्यक इंतजाम किया और सभी जो है पेटीज को रिसीव करने की तैयारी हो गई है और शीघ्र ही सारी टीमें जो है रिसीविंग सेंटर में पहुंची। इस वक्त हमारे साथ में कोंडागांव के पुलिस अधीक्षक Y अक्षय कुमार भी मौजूद है। सर, जो दल है उनकी वापसी सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि 2007 की बात करें या 2014 की बात करें, मतदान दल जब वापस आते हैं तो कहीं ना कहीं एक भय रहता है क्योंकि पुरानी घटनाओं को देखें तो कुछ ना कुछ हादसे हुए हैं। तो अब दल वापस लौट रहे हैं और पहली दल दूसरी दल इस तरह से कुशल मंगल पहुंच रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? क्या कुछ व्यवस्थाएं थी? सबको नमस्कार। जैसे आपको पता है फेज 1 का आज पोलिंग कंप्लीट हो गई है, 3 बजे कंप्लीट हो गई है, तो लगभग 90% पोलिंग स्टेशन में पोलिंग कंप्लीट हो गई। बाकी 10% जो अभी है लाइन लगी है, तो फिर पोलिंग अभी नेक्स्ट 1 आवर में कंप्लीट होना चाहिए। और हमारा फोर्सेस भी पूरा वापस हो रहे हैं और अलॉन्ग विद EVMs भी वापस हो रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं बेचा कड़ेनार से अभी जस्ट फोर्स और पोलिंग दल पूरा वापस हो गई है। हम ये उम्मीद करते हैं कि विदाउट इंसिडेंट इस इलेक्शन हम करा देंगे और नेक्स्ट फेज 2 इलेक्शन के लिए हमारा तैयारी पूरी हो चुकी है। 26 का जो इलेक्शन है उसके लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। 26 में जो मतदान होना है उसमें भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे केसकाल का कुएमारी जैसा क्षेत्र, वहां भी कुछ चैलेंजेस होते हैं, तो इसे भी लेकर के कुछ विशेष तैयारी होंगे क्योंकि केसकाल का जो क्षेत्र है वो कांकेर से लगता है। तो आप कुएमारी की बात कर रहे हैं। कुएमारी पूरा 99% नक्सलिज्म वहाँ खत्म हो चुके हैं और हमको तो सेंट्रल फोर्सेस बहुत सारा मिल गया, हमारा स्टेट का भी अच्छा फोर्स है हमारे पास, तो फिर ये डोमिनेशन लगातार चल रहा है। तो फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार इंसिडेंट फ्री इलेक्शन होगा। जी
तो ये थे पुलिस अधीक्षक और जी। बता रहे थे कि 99% जिले में नक्सल मुक्त हो चुका है और सुरक्षित मतदान की ओर वे बढ़ चुके हैं। पहला फेज का मतदान सुरक्षित हो चुका है और 90% पोलिंग बूथ में मतदान भी लगभग हो चुके हैं और वे वापस भी आ रहे हैं। जी बताइए। बिल्कुल, आपने अंजय जो दिखाई तस्वीरें उनके लिए आपका बहुत धन्यवाद भी है। और जो तस्वीरें दिखाने के पीछे जो मकसद था वो यही था कि देखें पोलिंग पार्टीज के वहां पहुंचने का क्रम, उसकी तैयारी, और स्वयं कलेक्टर और एसपी अगर वहां गुलाब लेकर खड़े हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं, तो आप सोचिए कितना चैलेंजिंग रहा होगा उस स्थान के ऊपर पहुंचना, वोटिंग कराना और वापसी करना। और ये सब कुछ इसलिए ताकि निर्भय होकर आप सभी वोट कर सकें और एक सही और स्वस्थ लोकतंत्र, देश में एक अच्छी सरकार के निर्माण में निभाएं अपनी भूमिका। इस वक्त सौरभ सिंह परियार मेरे सहयोगी वो भी जुड़े दिखाई पड़ रहे हैं। सौरभ के पास चलते हैं, सुकमा से हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, सुन पा रहे हैं मुझे? तो आप बताएं वहां क्या अपडेट है आपके पास में? बिल्कुल, देखिए पुनीत, जिस तरीके से सुकमा और दंतेवाड़ा जो कहीं ना कहीं कई जगहों पर अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित मतदान केंद्र थे, वहां पर पूरी तरीके से सुरक्षा के साथ मतदान कराया गया है। और अभी मैं कुछ देर पहले ही सुकमा से दंतेवाड़ा आया हूं और दंतेवाड़ा में जो है लगभग 55% से ज़्यादा मतदान हुआ है। जो बताया जा रहा है कि पिछले 2019 में जो परसेंटेज थे उससे कहीं ज़्यादा है और अभी और फाइनल आंकड़ा जो है कुछ देर बाद आ जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए कि बस्तर लोकसभा के अंतर्गत जो है बीजेपी की ज़्यादा विधायक हैं और कांग्रेस के कम विधायक हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता था, जो पहले चर्चा हो रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़त जो है भाजपा के प्रत्याशी को मिलेगी। लेकिन आज जब हम कई जगहों पर घूम रहे थे, लोगों से, मतदाताओं से बातचीत कर रहे थे, तो खासकर सुकमा और दंतेवाड़ा के कुछ हिस्से में कवासी लखमा को लेकर जो है चर्चा हो रही थी कि कवासी लखमा को हम लोग वोट देंगे। हालांकि पूरे बस्तर संभाग की बात करें तो पूरे बस्तर में ये स्थिति है कि कहीं ना कहीं मोदी को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है, मोदी के कामों को लेकर। और मोदी ने पिछले 10 सालों में जिस तरीके से बहुत जो मूलभूत सुविधाएं हैं, खासकर पीएम आवास, शौचालय, जनमन जो खाता है, इसी तरीके से पीएम आवास है, तो ऐसे 4-5 योजनाएं हैं जिसको लेकर जनता काफी प्रभावित है। और खासकर आदिवासियों के लिए आपको याद होगा कि नियत नीलानार योजना भी इसकी शुरुआत की गई है राज्य सरकार द्वारा। तो कहीं ना कहीं वो काफी इसका प्रभाव देखने को मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण कि आप देखें कि पिछले दिनों जो नक्सली हैं उनको मार गिराए थे, लगभग 29 नक्सली मार गिराए गए थे। तो और इसके अलावा और बीच बीच में पिछले 3 महीने में इसी तरीके की घटनाएं सामने आई है जब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। तो कुल मिलाकर बस्तर लोकसभा और खासकर आदिवासी चाहते हैं कि जो है बस्तर शांत रहे, बस्तर में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य कराए जा सके। तो बस्तर को लेकर एक पूरा रोड मैप, जैसे हमने पिछले दिनों जब राजनाथ सिंह आए थे यहाँ पर, तो हमने सुना उनसे कि किस तरीके से केंद्र की सरकार काम कर रही है और खासकर बस्तर को लेकर क्या सोचती है। जैसे एनएमडीसी जो यहाँ पर प्लांट है उसको लेकर आने वाले समय में उसकी शुरुआत हो जाएगी, उसका एक उद्घाटन होना है, उससे हज़ारों लोगों को नौकरियां मिलेगी, रोजगार के अवसर आएंगे। तो कुल मिलाकर ऐसे बहुत सारे चीजें जो है जनता को बताई गई यहाँ पर सभी बड़े नेताओं के द्वारा, बीजेपी के नेताओं द्वारा। और कहीं ना कहीं मोदी का जो असर है, मोदी की बात है, उस पर लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी मुहर लगाई है। हालांकि ये भी परिणाम तो 4 जून को आने हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो अधिकांश जगहों पर मोदी के ही असर देखने को मिले हैं। इसी तरीके से बात करें, पिछले चुनाव में आपको याद होगा 2019 में लगभग 38,000 वोटों से दीपक बैज चुनाव जीते थे, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। हालांकि इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और दीपक बैज की जगह कवासी लखमा जो पूर्व मंत्री हैं और कोंटा से विधायक हैं, उनको टिकट दी गई है। और जरूर जो है कवासी लखमा के आने के बाद जो है कहीं ना कहीं लोग उनके चेहरे से मतलब उनकी पहचान पहले से ही बनी हुई थी, नामचीन है और उनका अंदाज जो है आदिवासियों के बीच कुछ अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी का जो असर है, मोदी का नाम है, वो भारी पड़ जा रहा है। तो अब देखना होगा 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो किस तरीके से बस्तर में कौन जीत रहा है, किसकी जीत हो रही है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यही है कि दंतेवाड़ा में 55% से ज़्यादा और सुकमा में भी लगभग 45% के लगभग अभी जो जानकारी आ रही है वो वोट परसेंटेज है और कुछ देर बाद और क्लियर हो जाएगा कि कितना परसेंटेज है। जी, जो बड़े नेताओं के दौरे, सभाएं या बड़े नेताओं के दौरे और सभाओं के दौरान जो भी मुद्दे कहे गए, जो बड़े वायदे दावे किए गए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए गए, क्या उनमें कोई असर आपको दिखाई पड़ा? क्या उसके बारे में कोई चर्चा आपको दिखाई पड़ी
क्या उससे कोई प्रभावित आपको दिखाई पड़ा? क्योंकि आपने जैसे बताया वो फेसेस की लड़ाई है, चेहरों की लड़ाई है। एक तरफ जो वहाँ कैंडिडेट हैं उनका नाम और दूसरी तरफ सीधे देश के प्रधानमंत्री की पिक्चर, इन्हीं के बीच में मुकाबला हुआ या सभाओं वगैरह का कोई असर पड़ा? पिछली जो घटना घटी है उसका कुछ जगहों के ऊपर ऐसा माना जा रहा था कि इम्पैक्ट पड़ेगा। जहां आप मौजूद हैं दंतेवाड़ा या जहां से अभी आप आए हैं सुकमा, वहां के कुछ क्षेत्रों भी लोगों से भी हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि वहां इन घटनाओं का असर होगा। क्या ये पाया आपने? बिल्कुल ठीक कहा पुनीत आपने। जिस तरीके से 3 महीने में लगभग 3 से 4 ऐसी बड़ी सफलता जो है सुरक्षा बलों को मिली है और उससे कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और खासकर आदिवासी जो अपने को डरे हुए महसूस करते हैं वो उनमें एक विश्वास जगा है सुरक्षा बलों को लेकर। और जैसे पिछले दिनों हमने देखा कि 29 नक्सलियों को मार गिराया, इसी तरीके से और ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें नक्सली मारे गए हैं, नक्सली बैकफुट में हो रहे हैं। और बस्तर के आदिवासी चाहते हैं कि नक्सली जो है हटे और यहाँ पर विकास कार्य हो। और इसको लेकर आपको याद है कि नियत नीला नार योजना की भी शुरुआत की गई है केंद्र में मोदी की सरकार। और खासकर अमित शाह जो है जब पिछले दिनों खैरागढ़ आए थे तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि छत्तीसगढ़ को हम जो है बस्तर को हम नक्सल मुक्त बनाएंगे। तो इन्हीं बातों को ज्यादा से ज्यादा तमाम बीजेपी के नेता, चाहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विजय शर्मा हो, डिप्टी सीएम अरुण साहू और केदार कश्यप यहाँ के मंत्री हैं, तो तमाम मंत्री और विधायक और भाजपा नेताओं ने इसी बात को सबसे फोकस रखा कि हम जो है बस्तर को नक्सल मुक्त बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों में विश्वास रहा, क्योंकि इससे पहले भी मोदी की गारंटी पर लोगों ने विश्वास किया था। और आपको याद होगा कि जब अभी हालिया में चुनाव हुए थे तो छत्तीसगढ़ जो बस्तर संभाग की जो 12 सीटें हैं उस पर जो है 8 सीटों पर बीजेपी है, 4 में कांग्रेस है। जबकि इससे पहले 2018 में ये स्थिति ठीक उलट थी कि 12 की 12 सीटों पर जो है कांग्रेस आई थी, आपको याद होगा। तो आप देखें कि समय जो है रहता है कि जब कांग्रेस थी लेकिन कांग्रेस के कामों को पसंद नहीं की यहाँ की बस्तर के लोगों ने, इसलिए जो है 12 में केवल 8 ही सीट दिए थे, 4 में जीत पाए। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जब आने वाले समय में और सभाएं होंगी तो इस बस्तर का असर क्या और जगहों पर पड़ेगा। तो बस्तर का असर जैसे मैं बता दूं कि आने वाले समय में दूसरे फेज में 26 तारीख को राजनांदगांव में, कांकेर में और महासमुंद, ये 3 जगहों पर जो है चुनाव होने हैं दूसरे फेज का। तो क्या चूंकि ये जो खासकर कांकेर का हिस्सा है, जैसे उस दिन हमने देखा है जो घटना हुई है वो कांकेर का हिस्सा है, राजनांदगांव और कवर्धा वो भी कुछ नक्सल इफेक्टेड एरिया है। तो क्या इन बातों को भी जो है वहां के नेता कहेंगे? और सबसे प्रमुख बात की योगी आदित्यनाथ भी जो है उनका दौरा बन गया है, वो भी राजनांदगांव आ रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि भाजपा अपने मोदी की गारंटी और तमाम बातों को लेकर ही जो है मैदान में उतरी थी। वहीं राहुल गांधी भी जो है यहाँ पर आए थे और जो दीपक बैज है, चरणदास महंत है, स्थानीय जो छत्तीसगढ़ के नेता है वो आए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि राहुल गांधी यहाँ पर आए, लेकिन राहुल गांधी ने जो है पुरानी अपनी कांग्रेस सरकार की बातों को दोहराया था, जिन बातों को लेकर आपको 2023 में हार मिली थी उन्हीं बातों को फिर से दोहराया गया। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या राहुल गांधी की बातों को लोगों ने विश्वास किया है या मोदी की गारंटी को लोगों ने विश्वास कर जो है वोट दिया है। ये तो 4 जून को परिणाम आएगा तब पता चलेगा। बिल्कुल 4 जून का इंतजार सबको रहेगा, लेकिन इस वक्त इंतजार है फाइनल फिगर्स का। और जैसा हमको सौरभ बता रहे हैं दंतेवाड़ा में 55% और सुकमा में तकरीबन 45% वोटिंग की जानकारी है, लेकिन ये आंकड़े सुधरेंगे, बढ़ेंगे, इस बात की उम्मीद हम करते हैं जब फाइनल फिगर जिलों के तरफ से जारी किए जाएंगे। ऑथेंटिक आंकड़े जब आएंगे और मिलाकर एक फिगर बनेगा तब पता चलेगा कि बस्तर में कितना प्रतिशत वोट पूरे दिन भर के दरमियान हुआ है। लेकिन यह आंकड़ा 60% या उसके ऊपर रहने वाला है, ये बात पूरी क्लियर तमाम जगहों से बातचीत के बाद दिखाई पड़ रही। चलिए एक बड़ी खबर भी हमको इस वक्त मिल रही है। ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट भी आपको दे दें। चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट बुरहानपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण यादव पर केस दर्ज हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व पीसीसी चीफ हैं अरुण यादव, हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं। इनका पूरा प्रचार लोग लगातार देख सुन रहे हैं और इस वक्त उन पर केस दर्ज हो गया है। कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र पटेल हैं, उन पर भी केस दर्ज हो गया है। आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। मंदिर में चुनाव प्रचार कर रहे थे और इसी पर इन पर केस दर्ज हुआ है। तो कांग्रेस प्रत्याशी पर बुरहानपुर में केस दर्ज कर लिया गया। अरुण यादव और साथ ही साथ कांग्रेस के एक और प्रत्याशी नरेंद्र पटेल, इन पर मामले दर्ज हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आचार संहिता उल्लंघन का केस है और
चुनाव प्रचार किया मंदिर में जाकर के, जबकि इसकी मनाही होती है और आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब इन पर केस दर्ज हुआ है। तो बस अब कुछ मिनट और हैं और इसके बाद वोटिंग का वक्त सभी सीटों पर खत्म होने वाला है। शाम को 5 बजे के बाद क्या स्थिति बनी है, कहां से कितने प्रतिशत वोट पड़े हैं और क्या पूरे दिन भर का हाल रहा है, ये सारा अपडेट लेकर हमारे तमाम सहयोगी एक साथ आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं। बस एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और इसके पार आपको बताएंगे पूरे दिन का फर्स्ट फेज का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर एक सीट का चुनावी अपडेट।